हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए बड़ी डिमांड आ रही थी सॉल्यूशंस के लिए। तो मैंने कहा एक बार केमिकल काइनेटिक्स भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों का। मतलब एक तो हर साल क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन कम से कम आना ही है, चाहे मेन हो चाहे एडवांस हो, दोनों में मिलता ही मिलता है ये क्वेश्चन। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा है कि पढ़ लें अगर तो किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है टॉपिक में। एक बार हम अगर प्रॉपरली पढ़ें तो क्वेश्चन गलत होने का चांस भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड है, और स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए थ्योरी की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी हम प्रॉपर स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो करेक्ट हमें चेक करना है। तो पहला तो आप अंडरलाइन हमेशा करो कि करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है, यहाँ भी गलती होती है। पहला स्टेटमेंट है, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन टेल अबाउट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो भाई हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि अगर रिएक्शन हमारे पास इस टाइप से है और हमें गिवन है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, तो अगर इसका रेट लॉ लिखोगे तो R इक्वल टू के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ऑर्डर को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्री है रिएक्शन की वो बताती है रिएक्शन का ऑर्डर। तो ये जो पहला स्टेटमेंट हमें दिख रहा है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ तो आंसर में एक तो आ गया है। दूसरा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट आर आइडेंटिकल। तो भाई तुमको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू के होती है, के ए टू द पावर जीरो, मतलब आर की वैल्यू के। तो रेट कांस्टेंट और रेट तो सेम है ना जीरो ऑर्डर के, तो भाई ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब ये भी आंसर का पार्ट है। तीसरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर अदर देन कंसंट्रेशन। तो हमें दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन तो आ ही नहीं रहा है, और कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन से ऐसी रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती हैं। तो अदर फैक्टर्स इनको कंट्रोल करते हैं रेट को। जैसे जैसे अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो चेंज होगा रिएक्शन का रेट। और रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा भाई, कैटलिस्ट डाल दो तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर का वेरिएशन करा दो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो अदर फैक्टर से कंट्रोल होती हैं, कंसंट्रेशन से कंट्रोल नहीं होती। और अगला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज एलिमेंट्री। भाई ये थोड़ा गड़बड़ स्टेटमेंट है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन अगर एलिमेंट्री हुई तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो होगी, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं। तो अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो होगी, और जीरो मॉलिक्यूलरिटी तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कैसी होती हैं, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, और इसके लिए थ्योरी की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करेक्ट ए बी सी, डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर। तो बच्चों ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि रेट लॉ एक रिएक्शन का है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन ए की जो है दैट इज ए नॉट, और हमें ये सारे ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अच्छा, अगर यहाँ से हम चेक करें तो हमें एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, हाफ। इसका मतलब रिएक्शन हाफ ऑर्डर की है। अब हाफ ऑर्डर में इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ये सब चाहिए, तो हम इतना या तो इंटीग्रेट करके निकालें
या अगर हमें nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तो उसमें n की वैल्यू हाफ डालें, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो nth ऑर्डर से हम काम करते हैं। nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से है, kt इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन at टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n माइनस 1। अब अगर इसमें n की वैल्यू हाफ डाल दें तो ये हमें नजर आएगा kt इक्वल टू, यहाँ हाफ माइनस 1 क्या आया, -2, और यहाँ हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो ये √80 बनेगा, इसमें भी ये ऊपर √a0 बनेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अपने पास ये आ रहा है कि अगर मान लो 2 से डिवाइड भी कर दें इधर तो बन जाएगा kt/2, और इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि √80 इक्वल टू √a0 माइनस kt/2। ये एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है। 2 को हमने इधर से डिवाइड किया तो ये बना kt/2। ठीक है, और फिर थोड़ा रीअरेंज किया तो √80 इक्वल टू √a0 माइनस kt/2 ये बन रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हाफ लाइफ का nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखें तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, इससे फ़ायदा हो जाता है, 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के a0 टू द पावर n माइनस 1। ये एक्सप्रेशन होता है nth ऑर्डर का हाफ, मतलब हाफ लाइफ के लिए। अब तुम्हें पता है कि अगर n की वैल्यू हाफ के लिए चेक करना है तो ये t हाफ कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हाफ डालोगे, हाफ माइनस 1, तो ये बन गया माइनस हाफ, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन √2 माइनस 1, नीचे हाफ माइनस 1 माइनस हाफ के, और a0 टू द पावर हाफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा ऊपर √a0, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में जा रहा है, 2 को ऊपर ले लेते हैं, माइनस भी ले लेते हैं, तो ये इस तरह से जाएगा 2 माइनस √2 √a0 अपॉन के, ये हाफ लाइफ का वैल्यू है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो ये हाफ ऑर्डर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गए दोनों। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या ऑप्शन हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन वैसे तो हमें ये पता है कि चाहो तो इस फॉर्म में दिया है कि kt इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √a0 माइनस √80, उसी फॉर्म में देखना पड़ेगा हमें। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो चाहो तो कि kt इक्वल टू 2 √a0 माइनस √80। तो उसमें बेसिकली किया क्या गया है, t को इधर कर दिया गया है, तो ये एक्सप्रेशन, तो ये देखो मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ग्राफ ही पूछा है कि ग्राफ ऑफ √a वर्सेस t विल बी, तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब √80 वर्सेस t का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो √80 वर्सेस t, ये ग्राफ हमें नजर आएगा √80 वर्सेस t, तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इसका इंटरसेप्ट क्या है, √a0, और स्लोप कितना है
स्लोप है इसका -k/2। तो ये नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ये आ रहा है ग्राफ, तो ये मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमसे सी ऑप्शन में बोल रहे हैं हाफ लाइफ इज √2 - 1 a0/k। तो हाफ लाइफ आई है 2 - √2 इंटू √a0/k। तो ये हाफ लाइफ की वैल्यू भी देखो तो ये तो गलत दिख रही है। और चौथा 75% का टाइम, तो 75% का टाइम वैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ से कि t की वैल्यू t.75 डालें, at की जगह a0/4 डाल दें तो आ जाएगा एक्सप्रेशन। लेकिन तुम एक चीज सोचो कि एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें a0 का टर्म तो ऊपर रहेगा और k का टर्म तो नीचे आएगा, जबकि इस केस में क्या कर रहे हैं, k ऊपर है और a0 नीचे है, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी। इसको देख लो, निकालने का मन है तो t3/4 निकाला जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन तो ये है और एक्सप्रेशन ये है, तो अगर इसको t3/4 के लिए चेक कर लें तो हम लिखेंगे k, t की जगह t3/4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √a0 माइनस at की जगह a0/4, a0/4 रखेंगे तो √a0 और ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखोगे 2 √a0 माइनस a0 तो √a0, ये 2 कट जाएगा, तो t3/4 ये बाहर लाओगे 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √a0/k। तो इस तरह का एक्सप्रेशन ये बनेगा √a0/k। तो अभी जो दिख रहा है कि उल्टा है मामला, तो उल्टा है तो वैसे ही गलत हो गया, हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में तो क्या करना है, हमको टाइम भी बचाना है, तो ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहे हैं डायरेक्ट देख के गलत ऑप्शन, तो हम उसको रिमूव कर दें। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में रिएक्शन हमारे पास 2a + b से c है। रिएक्शन जो है दैट इज 2a + b और इससे प्रोडक्ट c। तो रेट लॉ दिया है कि भाई dc/dt इक्वल टू k a⁻1 b⁻−1 और a b को हमने स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लिया है। अब स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लिया है तो सबसे पहले एक चीज तो हम देख ही लें कि जब रेट लॉ ये आ रहा है r इक्वल टू k a⁻1 b⁻−1, इसका मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, 0, और 0 ऑर्डर की है तो k की यूनिट क्या होती है, k की यूनिट होती है मोलर पर यूनिट टाइम। टाइम यहाँ पे सेकंड में लिया है तो मोलर पर सेकंड। तो ये पहला ऑप्शन तो हमें दिख ही रहा है करेक्ट। ठीक है, दूसरा ए बी सी लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, ये चेक करना है। तो अच्छा तुम देखो एक लाइन दी है कि ए बी स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लिए गए। अब स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लेने का मतलब है भाई, स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लेने का मतलब ये है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन 2a0 है t इक्वल टू 0 पर, तो b की कंसंट्रेशन a0 लोगे। इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में अमाउंट्स। टाइम t पर हमने मान लिया कि भाई इसमें से 2x रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो b में से कितना पार्टिसिपेट करेगा, x रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का हमें गिवन है कि, तो अगर रेट लॉ में इसको रखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई r इक्वल टू k 2a0 माइनस x, ये कंसंट्रेशन a की है, इसकी पावर 1 और इनटू b की कंसंट्रेशन की पावर -1,
तो ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर -1 ये बनेगा। तो हमें दिख रहा है कि आर की वैल्यू 2k के बराबर हो। आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही? 2k के। अच्छा, ये तो एक पॉइंट आ गया। अब तुम एक चीज देखो कि भाई ये अगर बी एक्स रिएक्ट कर रहा है, ए 2x रिएक्ट कर रहा है, तो सी कितना बनेगा? x बनेगा। और डी बाई डी टी क्या है? रिएक्शन का रेट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई डी बाई डी टी की जो अभी वैल्यू है वो है 2k, और c की वैल्यू क्योंकि x है तो ये dx बाई डी टी है एक तरीके से। तो dx हम लिख सकते हैं 2k इंटू डी टी। टाइम 0 से t वेरी कर रहा है और x की वैल्यू भी 0 से x वेरी कर रहा है, तो ये x इक्वल टू 2k t आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2k t। और अगर देखो तो x क्या है? x कंसंट्रेशन ऑफ c है, इसका मतलब c का कंसंट्रेशन 2k t आ गया। तो एक तो हमें ये भी दिख रहा है c इक्वल टू 2k t। अब ए बी सी लीनियर वेरी करेंगे टाइम के साथ कि नहीं? तो अगर हम देखें तो x इक्वल टू 2k t अगर है तो हमें ये तो दिख रहा है कि c लीनियर वेरी करेगा। c की वैल्यू है 2k t, तो c वर्सेस t अगर ड्रॉ करें तो भाई इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब इसी तरह अगर a को चेक करें तो a क्या था? 2a नॉट माइनस 2x, यही था ये। और x की वैल्यू जो देख रहे हो तो वो 2kt है। तो x की वैल्यू 2kt, तो x एक तरीके से टाइम के प्रोपोर्शनली तो है। तो ये देखो तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी टाइम के साथ। और इसी तरह अगर b को चेक करोगे तो b की वैल्यू a नॉट माइनस एक्स है। तो अगर 2a नॉट माइनस एक्स टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो ये भी टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होगा। स्लोप अलग अलग आएंगे दोनों के, इंटरसेप्ट अलग अलग आएंगे। तो कुल मिला के ए बी सी लीनियर फंक्शन है टाइम का, वो दिख रहा है लीनियरली टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी करेक्ट। अच्छा, सी ऑप्शन सही है तो डी तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है भाई? ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम डायरेक्ट जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो ए से प्रोडक्ट वाली पढ़ते हैं। अब इसमें रिएक्शन अलग टाइप से लिखी गई है लेकिन ये फाइनली कन्वर्ट उसी फॉर्म में हुई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो इंटीग्रेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको देख लेते हैं। कई चीजें इसमें कैलकुलेट करनी। अच्छा, रिएक्शन जो हमें दी जा रही वो 3a से 2b प्लस 2c दी जा रही है। तो 3a गैस और इससे 2b गैस प्लस 2c गैस, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो कि प्रेशर डेवलप आफ्टर 20 मिनट एंड इनफाइनाइट टाइम दिया है, तो हमें ये करेक्ट चेक करना है कि कौन सा सही है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए हम स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं गैस का, उससे थोड़ा तुम्हें आसान दिखेगा। जैसे हमने T इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर एज्यूम कर लिया कि केवल A है और A का प्रेशर क्या है? 3P0 है T इक्वल टू 0 पर। और टाइम T पर, T टाइम क्या है? 20 मिनट सपोज। तो टाइम T जो है 20 मिनट, इस पर इसमें से 3x रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया। अब 3x पार्टिसिपेट करा तो तुम्हें पता है 3 रिएक्ट करेगा ये, तो b बनेगा 2 और ये बनेगा 2। तो 3x से ये 2x एंड ये 2x बनेगा कि नहीं? और t इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो t इनफाइनाइट पे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा 3p0। तो 3p0 से कितना बनेगा? देखो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से 2p0 एंड 2p0, इतना तो ये बन गया। अब हमें एक चीज बोली जा रही है कि 20 मिनट के बाद प्रेशर जो है
वो 3.5 है। अच्छा 20 मिनट के बाद अगर हम पी टोटल कैलकुलेट करें तो इन सब का सम तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3p0 माइनस 3p0 प्लस एक्स आ रहा है प्रेशर, 3p0 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2x, तो 3p0 प्लस x, और इसका वैल्यू है 3.5। तो हमारी एक इक्वेशन इस तरीके से नजर आएगी। अच्छा टी इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर है 4p0, इसको हम पी इनफाइनाइट रख लेते हैं, दिस इज 4p0, और इसकी वैल्यू दी है 4, दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें एक चीज दिख रही है, एक तो p0 की वैल्यू है 1, और p0 अगर 1 है तो x की वैल्यू है 0.5, तो हमें p0 और x आ गया। अच्छा p0 और x आ गया तो तुम ये देखो कि इसका मतलब इनिशियल प्रेशर कितना रहा है, इनिशियल प्रेशर था 3, और टाइम t इक्वल टू 20 मिनट पे प्रेशर कितना है 3p0 माइनस 3x, मतलब 3 माइनस 1.5, तो ये वैल्यू 1.5 है। तो तुम्हें ये दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से ही कि प्रेशर 20 मिनट में 3 से 1.5 आ रहा है ए का, इसका मतलब ए जो है वो 20 मिनट में हाफ हो रहा है, और 20 मिनट में अगर हाफ हो रहा है तो ये t इक्वल टू 20 जो दिया है वो बेसिकली t हाफ का वैल्यू है कि नहीं, तो इसका मतलब t हाफ 20 मिनट आ गया, एक चीज तो दिख गई। अच्छा तुम्हें याद होगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 75% होने में कितना लगता है टाइम, 75% होने में 2t हाफ के बराबर लगता है टाइम, तो t हाफ अगर 20 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 मिनट हो जाएगा। तो तुम देखो t 75% जो पूछा है सेकंड वाला वो भी आ गया अपने पास 40 मिनट। अच्छा तीसरा है t.99, अच्छा तीसरे से पहले 87.5 पे चलते हैं। तुम्हें याद होगा फर्स्ट ऑर्डर में बड़ा कॉमन है, बता देते हैं सब, 87.5% में 3t हाफ लगता है टाइम, लगता है कि नहीं, और 3t हाफ का मतलब 60 मिनट, तो 87.5% का टाइम 60 मिनट आना चाहिए जो कि आ रहा है। अब चेक करते हैं 99% का टाइम। वैसे तो कई बार याद करा दिया जाता है 99% रिएक्शन होने में 20/3 टी हाफ के बराबर टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इक्वल टू एल एन 1/1 माइनस एल्फा, और t अगर t.99 ले रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू 0.99 आएगी, मतलब 0.01 बचा, तो ये हो गया एल एन 100, तो t.99 जो है वो एल एन 100/k है। अच्छा k की वैल्यू टी हाफ के टर्म्स में लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है टी हाफ एल एन 2/k होता है, तो k को एल एन 2/t हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये लिख लेंगे एल एन 100/ln 2/t हाफ। अच्छा ln का रेशियो तो log का रेशियो हो गया, तो ये log 100/log 2 इंटू टी हाफ बन जाएगा, और log 100 होता है 2 और log 2 अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है, 0.3010 है बट कैलकुलेशन में हम अप्रोक्सीमेटली यूज कर लेते हैं 0.3 इंटू टी हाफ, तो ये आ गया 20/3 टी हाफ के बराबर, सही है, और टी हाफ है अपना 20 मिनट, तो t.99 कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 20, इसका मतलब ये 400/3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या दिया है 64/3, तो ये तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा, आसपास भी नहीं है, तो ये गलत है। तो इस केस में आंसर क्या आपने को दिखा, ए बी डी, क्लियर है पॉइंट। तो फर्स्ट ऑर्डर पे था क्वेश्चन,
और एक बार हमने हाफ लाइफ निकाल ली तो बाकी परसेंटेज के टाइम के लिए हमें एक्सप्रेशन बहुत बार तो याद ही है, वहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो निकाल लेंगे। जैसे 99 वाला हम लोगों ने निकाला है, वैसे कोई भी अदर एक्सप्रेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन की हम अप्रोच रखेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अपने को दिख रहा है, देखते हैं कि क्या पॉसिबल अप्रोच इसकी हो सकती है। अच्छा, हमें रिएक्शन दी है 2a से प्रोडक्ट और हमें 1/a वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, 1/a वर्सेस t का। और एक चीज और थी, जो k है भाई वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ a। इसका मतलब k जो है वो रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू a है। तो मतलब अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हम k डैश बोलें तो ये जो k दिया है ये बेसिकली क्या है, 2k डैश का वैल्यू। ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन चेक करने हैं। एक तो ग्राफ विल शो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, चलो देखते हैं। अच्छा, हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो पता ही है। सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, यहां से इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा, क्योंकि देखो कोफिशिएंट 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2k, सॉरी कोफिशिएंट 2 है तो 2k डैश, k डैश रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इंटू टी इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए। और 2k डैश क्या है अपना k, तो कुल मिला के ये ऐसा है कि 1/AT इक्वल टू k इंटू टी प्लस 1/A0। इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है। k यहाँ है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू a। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं तो चेक करना है। पहला ग्राफ, अच्छा हमें 1/a वर्सेस t बनाना है, तो अब यहां से देखो कि 1/a का मतलब 1/AT वर्सेस t। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट अगर देखो तो 1/A0 आ रहा है, और स्लोप इसका आ रहा है k। तो पहला स्टेटमेंट, ग्राफ विल शो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप k, तो ये तो भाई करेक्ट है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्लोप इसका k है। k है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू a। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस करके, क्योंकि यहीं पे गलती होगी क्वेश्चन। दूसरा, ग्राफ विल शो स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट A0, ये तो गलत है। इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है, 1/A0 दिख रहा है। अगला है, ग्राफ विल शो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप A0, ये भी गलत है भाई, स्लोप तो k है। और लास्ट है, ग्राफ विल शो स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट 1/A0, तो भाई ये भी करेक्ट है। तो हमें इसमें दो ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं, बाकी सब कुछ रॉन्ग है। तो आंसर क्या है इस केस में, आंसर इस केस में है A एंड D। बस इसमें गलती का सबसे बड़ा चांस यहीं पे है जहां बच्चे गलत कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल कि ये क्या दिया है, क्योंकि वैसे तो डिफॉल्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे मामला उल्टा कर दिया। क्लियर बच्चों? ये जो दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये पैरेलल रिएक्शन का है क्वेश्चन, और साथ में ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी यूज किया गया है, मतलब ऑर्गेनिक इन्वॉल्व है प्लस काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं कि किस तरीके का अप्रोच इसमें हमें रखना चाहिए। देखो, दो रिएक्शन दी हैं पैरेलल, मैं लिख देता हूं। एक तो रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, दूसरे में ये कन्वर्ट हो रहा है सी में। अच्छा, कांस्टेंट यहाँ कुछ आपको साफ नहीं दिख रहे होंगे शायद, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। पहली रिएक्शन का कांस्टेंट जो है वो K1 है, और K1 है 6.93 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, और कांस्टेंट K2 जो है वो 13.86
इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, ये वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो जो ए से बी रिएक्शन है इसका कांस्टेंट है K1 और इधर कांस्टेंट है K2। अच्छा, t=0 पर रिएक्टेंट जो अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है 2 मोलर। तो टाइम t पर किसी हम मान लेते हैं कि 2 में से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है x प्लस वाई, जिसमें से x ऊपर वाली रिएक्शन में और y नीचे वाली रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ। मतलब x ऊपर वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ K का और y नीचे वाली रिएक्शन में। ऐसे ही t इनफाइनाइट पे भी हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने मान लिया कि इसमें से x डैश प्लस वाई डैश चला गया, जिसमें x डैश ऊपर वाली रिएक्शन में बनेगा स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग और y डैश नीचे वाली रिएक्शन में बनेगा। अच्छा, हमें पैरेलल रिएक्शन में ऑलरेडी एक रिजल्ट पता है कि ये जो K1 K2 का रेशियो होता है, ये किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट ए जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उसके रेशियो के बराबर होता है। मतलब इसको K1/K2 को x/y भी लिख सकते हो, इसको x डैश अपॉन वाई डैश भी लिख सकते हो। अब हमें 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करने। पहले दो ऑप्शन तो लॉन्ग टाइम के बाद हैं, इसका मतलब t=इनफाइनाइट पे। तो अच्छा, अगर हम बात करें t=इनफाइनाइट पर तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हो जाएगी 0। तो x डैश प्लस वाई डैश की वैल्यू क्या लिख दें 2, और दूसरा x डैश और y डैश का रेशियो K1/K2 और K1/K2 कितना दिख रहा है, हाफ। इसका मतलब y डैश जो है दिस इज 2x डैश। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इक्वेशन में y डैश की वैल्यू डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा x डैश 2/3 और y डैश 4/3 और x डैश y डैश मिल गया। इसका मतलब b और c की कंसंट्रेशन मिल गई। तो t इनफाइनाइट पर b की कंसंट्रेशन इतनी है एंड c की कंसंट्रेशन इतनी है। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें a के लिए एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री है, b के लिए एंगल ऑफ रोटेशन -72 डिग्री है और c के लिए एंगल ऑफ रोटेशन 42 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रोटेशन इनके दिए। तो अगर हम t इन्फिनिटी पे चेक करें कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है तो हमें r इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब x और y अगर ये हैं तो हम देखें वो r इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। r इन्फिनिटी हम ऐसे निकालेंगे कि b का एंगल ऑफ रोटेशन है -72 और b की कंसंट्रेशन है x, c का एंगल ऑफ रोटेशन है 42 और इसकी कंसंट्रेशन है y। तो कितना हो गया भाई, -72 इंटू b कितना था 2/3 और ये +42 इंटू 4/3। अच्छा, अगर तुम इसको ऑब्जर्व कर लो तो भी तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि 42 इंटू 2 करोगे तो 84 इंटू 2/3 ये दिख रहा है, ये -72 इंटू 2/3 दिख रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू पॉजिटिव का मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, डेक्स्ट्रो होगा कि नहीं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का नेचर हमें किस टाइप का नजर आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो पहला बोल रहा है सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये तो करेक्ट आ रहा है। दूसरा बोल रहा है सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड लीवो, तो ये तो गलत हो गया। सही है भाई। अब थर्ड ऑप्शन में हमसे बात हो रही है हाफ लाइफ की। अब हाफ लाइफ निकालें तो इसके लिए अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म का एक्सप्रेशन देखें तो देखो वो क्या होगा। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म का एक्सप्रेशन हमें ऐसे दिखेगा कि K1 प्लस K2T इक्वल टू ln 2/2
2 माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा, जब t की वैल्यू हम t हाफ लिखेंगे तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, ये भी आधा हो जाएगा 1। तो अपने पास आ जाएगा t हाफ इक्वल टू ln 2 अपॉन k1 प्लस k2। तो टी हाफ तो ये आ रहा है ln 2 अपॉन k1 प्लस k2। इसकी जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो टी हाफ ln 2 हो गया 0.693, k1 हो गया 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 और k2 हो गया 13.86 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 13.86 देखो तो ये 2 इंटू 6.93 होता है। तो ऐसे लिख रहे हैं 0.693 अपॉन 2 इंटू, सॉरी ये 2 है और ये एक और हो गया तो 3 आ गया। 3 इंटू 0.693 सॉरी 3 इंटू 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये कटेगा इधर तो आएगा 10, एक इधर कटा तो ये 10/3 आ रहा है भाई मिनट। तो हाफ लाइफ का वैल्यू क्या है, 10/3 मिनट। क्लियर। और हाफ लाइफ इधर क्या बोल रहे हैं, 15 मिनट। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, हाफ लाइफ 10/3 मिनट है। लास्ट ऑप्शन पूछा है कि 75% अगर ए बी में कन्वर्ट हो जाता है तो एंगल ऑफ रोटेशन 36 आएगा। अच्छा, 75 अगर कन्वर्ट हो जाता है मतलब t इक्वल टू t.75 पर बात करनी है, तो तुम ऐसे समझो ना x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 1.5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 75% रिएक्शन अगर हो रही है तो x प्लस वाई 1.5 के बराबर होगा। और 1.5 के बराबर जब होगा तो कंसंट्रेशन ए की कितनी होगी, ए की कंसंट्रेशन होगी 0.5। अच्छा, बी सी कितना होगा, बी अगर देखोगे तो अब यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x अपॉन वाई का रेशियो तो k1/k2 ही होगा किसी भी टाइम पे देखो, तो y की वैल्यू 2x होगी ही होगी, ठीक है। और y की वैल्यू 2x होगी, x प्लस वाई 1.5 है, तो यहाँ से x 0.5 आ रहा है, x 0.5 मतलब ये आ गया b 0.5 और c इसका डबल है ये है 2x या बोल सकते हैं y, तो ये वैल्यू डबल मतलब 1.0। ये ABC की कंसंट्रेशन है। तो RT चेक करना है तो 0.5 इंटू ए का रोटेशन, ए का रोटेशन है 60 प्लस 0.5 इंटू बी का रोटेशन, बी का रोटेशन देखो -72 है प्लस सी इंटू इसका रोटेशन, सही है। तो अब ये टोटल जो बन रहा है ये अपने पास बन रहा है, ये तो हो गया प्लस का 30, ये माइनस का 36 और ये प्लस का 42। अब -36 42 इसमें +6 बचा तो 36 ही हो रहा है ये तो। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है, 36। कब, जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो क्वेश्चन में हमें बोला भी यही है कि 36 है ये, तो इसका मतलब आंसर कितना दिखा, ए एंड डी। क्लियर है पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और कई तरह से कैलकुलेशन तुमसे क्वेश्चन में करवाई जा रही है। पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का यूज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको एक बार अलग से भी लगाना है रफ कॉपी में ताकि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फीड हो जाए, फिक्स हो जाए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्लियर होने जरूरी हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए।
तभी हम इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलिए चेक करते हैं इन क्वेश्चंस में कि क्या पॉसिबिलिटी दिख रही। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए जो स्टेटमेंट लिखे गए इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो चेक करना है। पहला बोल रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हमें पता है कि भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब अगर T इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, पावर जीरो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा टोटल 1। तो K की वैल्यू इस कंडीशन में A को अप्रोच करेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आर्हेनियस पैरामीटर के बराबर है। तो पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T इंफिनिटी। सेकेंड में हमसे ये बात हो रही कि व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो द रेट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई अगर इसी में हम देख लें कि EA की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो EA की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो K की वैल्यू भी A के बराबर हो जाएगी। और A क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हम आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है तो रेट जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिकॉज रेट जब लिखोगे तो R इक्वल टू के ए टू द पावर n लिखोगे, और K का टर्म ही है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। अब इस केस में वो फिक्स हो जाएगा, तो इसकी वजह से रेट भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक। तीसरा है कि e टू द पावर माइनस EA बाई RT रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है भाई, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिनिमम एनर्जी, तो वो जीरो से काउंट करोगे, दैट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो e टू द पावर माइनस EA बाई RT उसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को जिनके पास एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू या इससे ज़्यादा हो, जो कोलाइड करें और प्रोडक्ट बन सके। तो टर्म e टू द पावर माइनस EA बाई RT जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को जिनकी एनर्जी ग्रेटर है देन मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू। और चौथा, ऑन रेजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज लेस रैपिडली देन स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन भी आया था अपना कि ln K2 बाई K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आया था। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि EA अपॉन इंटू 1 अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सही है। तो अगर टेम्परेचर हम T1 से T2 बढ़ाते हैं दो अलग अलग रिएक्शन के लिए, तो ये टर्म तो फिक्स हो जाएगा। अब ये टर्म फिक्स है तो देखो, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी होगी उसका K2 बाई K1 भी तो बड़ा आएगा। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी होगी उसका K2 बाई K1 भी बड़ा वैल्यू आएगा। तो यही हम बोलते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो K2 बाई K1 मोर वैल्यू दिखेगा। इसका मतलब जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी है उनका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम करने पर ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विद हायर एक्टिवेशन एनर्जी
are more sensitive towards change in temperature. Reaction with higher activation energy are more sensitive towards change in temperature. स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहे हैं ऑन रेजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विद ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज लेस रैपिडली, ये होना चाहिए मोर रैपिडली। तो अभी तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ऑप्शन गलत। क्लियर है, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा रेट कांस्टेंट, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्लियर है पॉइंट। ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, इसमें हमसे देखो पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनकरेक्ट करेक्ट की जहां बात आती है वहां थ्योरेटिकल आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। तो इनकरेक्ट चेक करना है। अब पहला बोल रहे हैं यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो तुम्हें पता है कि जो यूनिट है के की और ए की सेम ही होती है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट है वो क्या होती है, पर मोलर पर सेकेंड। और जबकि ये तो नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है कि नहीं स्टेटमेंट, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, अभी तुम्हें बताया था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन अगर एलिमेंट्री हुई तो मॉलिक्युलरिटी भी जीरो होगी उस केस में, और मॉलिक्युलरिटी की जीरो वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। मॉलिक्युलरिटी की केवल वैल्यू 1, 2 या 3 पॉसिबल है, इसके अलावा नो अदर वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज पॉसिबल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होती हैं। तीसरा, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर आरडीएस। देखो भाई, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट कोई भी एलिमेंट्री स्टेप हो, सबकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड होती है, चाहे वो आरडीएस हो या कोई अदर एलिमेंट्री स्टेप हो, सबकी मॉलिक्युलरिटीज डिफाइंड होती हैं। तो इसमें बोलना है डिफाइंड ओनली फॉर आरडीएस इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है जो हमसे पूछा जा रहा है। अगला, रेट कांस्टेंट के रिमेन अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो भाई आर्हेनियस इक्वेशन से ही हम बता देते हैं सीधे कनेक्टिविटी, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन खुद ही बता रही कि रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ती है। तो अगला, अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या दिख रहा है इसका, आंसर दिख रहा है ए सी डी। क्लियर है पॉइंट बच्चों। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर अपने को दिख रहा है, अब इसमें हमें करेक्ट बताना है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इज़ार लिखा है। अब वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट है। जैसे पहला, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री, तो क्या सेकेंड ऑर्डर हमेशा ही एलिमेंट्री होगी? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि भाई आरडीएस जो है उसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है ना। बट ओवरऑल रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एलिमेंट्री भी हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं मस्ट बी बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री, तो दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है रिएक्शन, अलग अलग स्टेप में जाके भी प्रोडक्ट बन सकता है। सेकेंड है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी सेकेंड ऑर्डर। हाँ, ये जरूर सही है कि अगर कोई रिएक्शन मान लो बाई मॉलिक्यूलर है और तुमको बोल रहे हैं कि दिस इज एलिमेंट्री,
तो जरूर तुम बोल सकते हो कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगी, रेट लॉ इसका R इक्वल टू के इंटू बी लिखेंगे। तो ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। नाउ तीसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई अगर हमें कोई रिएक्शन इस तरीके से दी हुई है तो हम ऑर्डर इसको देख के नहीं बता सकते, क्योंकि तुमने लिखा होगा रेट लॉ बहुत बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू के ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम। एन और एम जरूरी नहीं कि ए और बी हो, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पर, कैलकुलेशन पर। तो एन और एम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम केवल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कब कर सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हम स्टोइकोमेट्री से ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर देखो तो सही है कि भाई स्टोइकोमेट्री से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता ऑर्डर। डी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बी कॉम्प्लेक्स और में बी एलिमेंट्री, बिल्कुल करेक्ट है भाई। रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में मॉलिक्युलरिटी भी 1 होगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जीरो ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर वाली रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होती हैं। क्लियर है पॉइंट। देखो भाई, ये एक रिएक्शन लिखी है और रिएक्शन में DCH3Br/dt की वैल्यू हमें दी है, मतलब रिएक्शन का रेट दिया है। अच्छा, रेट लॉ जो है रिएक्शन का देख के वो कुछ प्रॉपर नहीं नजर आ रहा है, तो इस तरह के जो रेट लॉ होते हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेट लॉ। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रेट लॉ। अलग अलग कंडीशन में ये सिंप्लीफाइड होके हमें नॉर्मल वाली फॉर्म में नजर आते हैं। अब इसमें से भाई पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट? तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। पहला, रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, ये तो रॉन्ग है भाई। अगर सिंगल स्टेप होती, एलिमेंट्री रिएक्शन होती, तो उस केस में डायरेक्ट क्या बनता, डायरेक्ट रेट लॉ बनता R इक्वल टू के CH4Br2। लेकिन ऐसा तो हमें रेट लॉ नहीं दिख रहा है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। दूसरा, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन द इनिशियल स्टेजेस वेयर HBr इज 0। ठीक है भाई, चेक करते हैं। भाई देखो, बी स्टेटमेंट के लिए रेट लॉ तो हमें यह दिया है K1CH4Br2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K2HBr डिवाइडेड बाई Br2। ठीक है भाई, ये हमें रेट लॉ दिया है। अब बोल रहे हैं HBr अगर 0 को अप्रोच करे तो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है भाई, देखो अगर HBr 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाला जो टर्म है 1 प्लस K2HBr बाई Br2, ये टर्म हमारा 1 को अप्रोच करेगा कि नहीं, और ये 1 को अप्रोच करेगा तो R की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, K1 इंटू CH4 इंटू Br2। और ऐसे में हमें रिएक्शन का ऑर्डर कितना नजर आ रहा है, रिएक्शन का ऑर्डर हमें ऐसे में दिख रहा है 2। तो स्टेटमेंट बोल रहा है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन इनिशियल स्टेजेस वेयर HBr इक्वल टू 0। तो ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट। ऐसे ही बोल रहा है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन फाइनल स्टेजेस वेयर Br2 इज 0। अच्छा, अगर Br2 0 है तो चेक कर लेते हैं। तो Br2 0 है तो उस कंडीशन में रेट लॉ जैसे लिखते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए, ठीक। अच्छा, अगर Br2 0 है
तो उस केस में एच बी आर अपॉन बी आर टू वाली वैल्यू काफी लार्ज हो जाएगी कि नहीं? तो हम जो बनेगा 1 प्लस एच बी आर बाई बी आर टू, तो ये वाली वैल्यू काफी बड़ी है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली एच बी आर बाई बी आर टू लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको अगर एच बी आर बाई बी आर टू लिख सकते हैं तो ये हमें नजर आएगा K1 CH4 बी आर टू डिवाइडेड बाई एच बी आर बाई बी आर टू, या K1 CH4 बी आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच बी आर। ये दिख रहा है कि नहीं? और ये दिख रहा है तो इससे रिएक्शन का ऑर्डर क्या लग रहा है? रिएक्शन का ऑर्डर इस केस में हमें 2 नजर आ रहा है, ऊपर 1 + 2 3 और नीचे से 1, तो ये कैंसिल होके नेट कितना बचेगा? 2। तो इस केस में रिएक्शन का ऑर्डर हमें क्या दिख रहा है? 2। तो हमें बोलना है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इफ Br2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। तीसरा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। भाई ये रिएक्शन जो है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें पता है कि मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती, तो हम मॉलिक्युलरिटी 2 कैसे बोल सकते हैं? तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती। क्लियर है? तो काफी फंडामेंटल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना क्वेश्चन को। अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हें पता है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन में सेम होते हैं कि नहीं? तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ये हुई तो मॉलिक्युलरिटी भी फ्रैक्शन में आएगी, जबकि मॉलिक्युलरिटी की फ्रैक्शनल वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ आरडीएस इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। भाई पहली चीज की आरडीएस जो है दिस इज एन एलिमेंट्री स्टेप, एक मिनट जस्ट। आरडीएस क्या है? एक एलिमेंट्री स्टेप है। और एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री का ऑर्डर जो आएगा वो फ्रैक्शनल नहीं आ सकता। एलिमेंट्री का ऑर्डर कैसा आएगा? इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। ठीक है भाई? तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स है तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? आंसर हुआ सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट ही हमें चेक करने थे कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। भाई ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर है <1 मे बी डिटरमाइंड। तो तुम्हें पता है कि ए टू प्रोडक्ट टाइप अगर रिएक्शन है तो हम nth ऑर्डर के लिए अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें तो ये वैल्यू आती है KT = 1/n - 1
1 अपॉन AT टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A0 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये nth ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ की वैल्यू है। अब n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में हमें ये दिख रहा है कि ये सारे टर्म ऊपर चले जाएंगे, n माइनस 1 भी अगर देखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, मतलब तो ऐसे में अगर AT की वैल्यू 0 करोगे तो तुम देख रहे हो कि AT की वैल्यू 0 करने पे T जो आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि A2 प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन जिसका ऑर्डर लेस देन 1 है, ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी। इनका 100% का टाइम जो होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है कि हम इनका टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं बिकॉज फाइनाइट टाइम। दूसरा, रिएक्शन विद ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आर आइदर स्लो और टू फास्ट, हेंस टाइम ऑफ कंप्लीशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाई देखो, रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी वो डिपेंड करेगा उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर, लेकिन ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब अगर ग्रेटर देन 1 के लिए बात करें, ठीक है ना, अभी तो हमने इस nth ऑर्डर में बात की थी कि n लेस देन 1 है तो ये टाइम फाइनाइट आ रहा था। अगर इसी में n ग्रेटर देन 1 पे बात करें तो n ग्रेटर देन 1 में तुम्हें दिखेगा कि ये सारे टर्म तो नीचे ही रहेंगे ना AT वाले, तो ऐसे में अगर AT तुम 0 करोगे तो जो टाइम आएगा वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। इसका मतलब इन रिएक्शन का टाइम हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज AT 0 होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। उसका रीजन ये नहीं कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, स्लो फास्ट तो डिपेंड करेगा उसके K की वैल्यू पर। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट है करेक्ट, तो आंसर क्या हुआ भाई, आंसर हुआ सी पार्ट। क्लियर है बच्चों। तो बस स्टेटमेंट चेक करने थे, ध्यान से थ्योरी के पॉइंट अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं। भाई देखो, अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में बोलना है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है, तो ई एक्टिवेशन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का है दैट इज हायर देन बैकवर्ड। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाएं, ठीक है, मतलब एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एंडोथर्मिक के केस में देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लो रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का ग्राफ जो होता है दैट इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें अगर देखोगे तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, इसको हम EAF बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से जिसको EAB बोल सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा वैल्यू आएगी। पहला स्टेटमेंट हमसे वही बोल भी रहा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगला बोलना है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन बैकवर्ड। अब भाई अगर थ्रेशोल्ड की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो 0 से काउंट की जाती है ना, इसका मतलब ये जो 0 से पीक तक का एनर्जी डिफरेंस है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये एनर्जी चाहे तुम A के लिए देखो चाहे B के लिए देखो, दोनों के लिए क्या आएगी, सेम, और दोनों के लिए सेम आएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बोल रहा है फॉरवर्ड वाली ज्यादा है बैकवर्ड से, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है,
तो आंसर क्या हुआ भाई, आंसर हुआ सी। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर। भाई एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर और है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन इन विच कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टेक प्लेस क्विकली। तो ये भाई करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी कर्व मान लो ड्रॉ करें, तो किसी रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी कर्व है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। अब ये जो है ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट की अगर प्रेजेंस होती तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देता है, लोअर एनर्जी के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कम कर देता है, और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो तो करेक्ट है। कैटलिस्ट लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के क्या करेगा, जल्दी करा देगा, रिएक्शन फास्ट करा देगा। दूसरा, कैटलिस्ट फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी विद द रिएक्टेंट बाय विच मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर एबल टू क्रॉस। तो सेकेंड स्टेटमेंट वही तो बोल रहा है, रीजन कि इसने क्या किया, लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। अब लोअर एनर्जी का जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाएंगे आसानी से और प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हमें दिख रहा है करेक्ट दोनों है, और फर्स्ट का जो रीजन है वो सेकंड स्टेटमेंट ही बता रहा है। तो इसका मतलब आंसर कितना होना चाहिए इस केस में, इस केस में आंसर होना चाहिए ए पार्ट। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट। तो ये ध्यान रखना किस तरीके से कैटलिस्ट रोल प्ले करता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में। भाई देखो स्क्रीन पर एक ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दिख रहा है। अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में हमें क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन मेटल का है, वो स्लो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कई स्टेप्स में होता है, और इन स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की ऐसी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है जो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड मेटल ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है ना, और तुम्हें सरफेस की मैक्सिमम थिकनेस कैपिटल टी दी है। तो ऑक्सीडाइज सरफेस जब मेटल को हम एक्सपोज करते हैं एयर में ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरह का हमें ग्राफिकल बिहेवियर देखने को मिलता है। ग्राफ में वाई एक्सेस पे ln 1 माइनस एफ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर अगर देखें तो टी है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ये अगर देखो तो उसी तरीके से है कि टाइम के साथ कितना फ्रैक्शन ऑक्सीडाइज होता चला जा रहा है। एफ क्या है, वो फ्रैक्शन जो ऑक्सीडाइज होता चला जा रहा है। 1 माइनस एफ क्या है, अनऑक्सीडाइज फ्रैक्शन। अब अनऑक्सीडाइज है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो तुम देख सकते हो कि सीधे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है कि इसका रिजल्ट जो है के टी इक्वल टू ln 1/1 माइनस एफ हम लिख सकते हैं। एक तरीके से एफ अगर नोटिस करोगे तो ये अल्फा है जो हम रिएक्शंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज जब आ गई तो फिर नेक्स्ट हम देखें तो F क्या है, x बाई टी है, x थिकनेस ऑफ ऑक्सीडाइज फिल्म है, और T क्या है, मैक्सिमम थिकनेस है ऑक्सीडाइज फिल्म की। तो ये तो हमें दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ। अब पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं। पूछा हमसे ये जा रहा है पहला क्वेश्चन इसका कि भाई टाइम टेकन फॉर थिकनेस टू ग्रो 50% ऑफ T। अच्छा 50% अगर थिकनेस ग्रो करेगी ऑक्सीडाइज पार्ट की, इसका मतलब F की वैल्यू 0.5 कब हो जाएगी वो पूछा गया। तो हमें पता है ऑलरेडी कि के टी इक्वल टू ln 1/1 माइनस एफ।
तो टी एफ जब 0.5 होगा तो टी देखो कितना होगा, एफ 0.5 लिखोगे तो नीचे 0.5 बचा ये ln2, तो टी की वैल्यू हमें दिख रही है ln2 अपॉन के। इसका मतलब एक तरीके से जैसे हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आता था उसी तरीके से ये टाइम निकल रहा है ln2/k। अब हमें k की वैल्यू पता चले तो भाई काम बनेगा। अच्छा ग्राफ में देखो, ग्राफ ln1 माइनस एफ वर्सेस टी है, तो यहां से तुम देख सकते हो कि ln1 माइनस एफ ये आएगा माइनस के टी प्लस ln1, ln1 तो होता है 0। तो कुल मिला के स्लोप ग्राफ का क्या है, स्लोप है माइनस के बराबर, और स्लोप अगर निकालें माइनस के तो y/x देख लो माइनस का, y ये हो रहा है -3, x हो रहा है 200, तो ये -3/200 हो रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, k की वैल्यू 3/200 मिलेगी। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं आगे। k का वैल्यू अपने पास आ रहा है 3/200 आवर इनवर्स, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। अब ये वैल्यू अगर इधर डाल दें k की तो टाइम कितना हो जाएगा 200/3 ln2। अब 200/3 ln2, तो ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, और 0.693 होती है तो चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 200 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 46.2 आवर्स आ रहा है लगभग। और 46.2 आवर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। है कुछ नहीं, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दिया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर के जो भी रिजल्ट थे वो सीधा वैसे ही अप्लाई किए जा सकते। नाउ कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन तो ये हुआ पहला। दूसरा क्वेश्चन भी है, देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ऑफ एफ विद टी पूछा है। अच्छा तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आई थी, के टी इक्वल टू ln 1/1 माइनस एफ आई थी, तो इसका मतलब 1 माइनस एफ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा कि नहीं। और f की वैल्यू अगर देखें तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी ये f की वैल्यू दिखेगी, तो f का वेरिएशन टाइम के साथ ये है। अच्छा अब इसमें ऑप्शन में k की वैल्यू डाल रखी है, और k की वैल्यू देखो पिछले क्वेश्चन में क्या थी, 3/200 थी आवर इनवर्स, तो अगर 3/200 डाल दें तो ये हमें दिखेगा 1 माइनस ई टू द पावर -3 t/200। इस तरह का ये वेरिएशन हमें दिखेगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1 माइनस ई टू द पावर -3 t/200, ये ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। तो इस पार्ट का आंसर क्या दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए। तुम देखोगे कैलकुलेशन है, बस कुछ पॉइंट्स समझाए गए तो उनको अगर समझ के प्रोसेस को हम आगे बढ़ें, फर्स्ट ऑर्डर का प्रोसेस है तो सारी इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं, फटाफट हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके। क्लियर है पॉइंट, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बेसिकली पैरेलल रिएक्शन का है। हालांकि पैरेलल रिएक्शन के काइनेटिक्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पैरेलली चलती हैं। तो आजकल जेई एडवांस में क्या करते हैं कि उनके साथ मिक्स करके कैलकुलेशन करा लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट 2b में कन्वर्ट हो रहा है एंड 2c में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन के उनका रेशियो जो है दैट इज 1/2, और इनिशियली 2 मोल ए के प्रेजेंट है। अब 2 मोल ए के प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, तो 1/1 हमें देखना है कि क्या आखिर पूछा जा रहा है। तो देखो 2 मोल प्रेजेंट है इनिशियली और पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एबीसी एट द एंड ऑफ 50% रिएक्शन। तो अगर इसमें देखें कि सपोज रिएक्टेंट ए है और इससे 2b बन रहा है
एंड 2C बन रहा है, कांस्टेंट है K1 K2, T इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 2 मोल प्रेजेंट है। जब 50% रिएक्शन होगी T हाफ पर, तो इसमें से हमने माना कि x प्लस वाई मोल रिएक्शन में चले गए। अब x प्लस वाई चले गए जिसमें से x ऊपर वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, y नीचे वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, x ऊपर वाली में पार्टिसिपेट करेंगे तो b कितना बनेगा 2x, y मोल a के नीचे वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो c कितना बनेगा 2y। ठीक है। अच्छा, आप टोटल मोल ए बी सी के पूछें तो देखते हैं। टोटल मोल अगर देखोगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc, इसका मतलब है Na है 2 माइनस x प्लस वाई, और B और C के मोल अगर देखें तो 2x प्लस 2y ये हैं। तो ये कुल मिला के 2 प्लस x प्लस वाई इसके बराबर वैल्यू आ रही है। अच्छा, 2 प्लस एक्स प्लस वाई आ रही है तो तुम्हें पता है 50% अगर रिएक्शन हुई तो 50% रिएक्शन में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं। अगर 50% रिएक्शन हुई तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 के बराबर होगी, बिकॉज आधा रिएक्ट कर जाएगा आधा बचेगा, और ये 1 के बराबर है। तो टोटल मोल्स कितने दिखेंगे अपने को, टोटल मोल ए बी सी के मिला के 3 दिखेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली हमने टोटल मोल बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के निकाले। अब इसी कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन और है आगे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन उसमें करवाई जा रही है। देखो, अगले में बी के मोल पूछे गए। अच्छा, बी के मोल पूछे गए अगर, तो हमें K1 K2 का रेशियो 1/2 पता है, और K1 K2 का रेशियो 1/2 पता है, तो ये K1 K2 का रेशियो x और y के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं, क्योंकि जितना अमाउंट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पैरेलल रिएक्शन में, वो उसके रेट कांस्टेंट के रेशियोज की फॉर्म में करता है। तो x अपॉन वाई ये K1/K2 है, मतलब y की वैल्यू हमें 2x दिख रही है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि भाई x प्लस वाई कितना था 1, तो अगर y की वैल्यू इधर डालें 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 1/3, y की वैल्यू कितनी है 2/3, x की वैल्यू कितनी है 1/3, y की वैल्यू कितनी है 2/3। ठीक है। तो अब ये एक्स वाई की वैल्यू है, हमें चाहिए b, तो देखो b क्या था, a से 2b बन रहा था, a से 2c बन रहा था, t इक्वल टू 0 पे 2 मोल थे, टाइम t हाफ पर इसमें से हमने x प्लस वाई मान लिया था, जिसमें x ऊपर गया था तो ये 2x बना, y नीचे गया तो ये 2y बना, और b की वैल्यू क्योंकि पूछी गई है और b है कितना 2x और x है 1/3, तो ये 2/3 आ जाएगा, मतलब 0.666। ये नंबर ऑफ मोल्स बी के हमें दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो था तो पैरेलल रिएक्शन का, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऊट पटांग एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें कुछ नहीं, बस ये तो ध्यान रखना है इक्वेशन, क्योंकि इसकी मदद से हम तमाम कैलकुलेशंस पैरेलल रिएक्शन की निकाल सकते हैं अगर कोई भी हमको दी जाती है। क्लियर है पॉइंट आपको। देखो, नेक्स्ट एक कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि ए से बी सी बन रहा है, रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, उसका रेट लॉ वगैरह इस तरीके से लिखा जाता है, और कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्म दिया है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कॉम्प्रीहेंशन की, और इससे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं 1 बाय 1। तो जरा चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्प्रीहेंशन में। तो पहला क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से ये है कि थर्मल डिकम्पोजिशन कंपाउंड का एक्स का हो रहा है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो 75% एक्स डिकम्पोज हो रहा है 100 मिनट में,
तो 90% कितने टाइम में डिकम्पोज होगा? log 2 का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया जा रहा है 0.3। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में हमें पता है ऑलरेडी कि 75% रिएक्शन में 2t½ लगता है। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2t½ के बराबर का टाइम लगता है। तो अभी टाइम जो लग रहा है 75% में वो 100 मिनट लग रहा है। इसका मतलब t½ की वैल्यू 50 मिनट है। अब पूछा है कि 90% में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम 90 के लिए इक्वेशन बनाए तो हम लिख सकते हैं कि t.9 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एल्फा, और अल्फा कितना होगा यहाँ 0.9, तो ये 0.1 बचा, दिस इज ln 10। अच्छा k की जगह हम लिख सकते हैं ln 2/t½ इंटू t.9 इक्वल टू ln 10। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें t.9 दिख रहा है t½ मल्टीप्लाई बाई ln 10, सॉरी ये 10 है, ln 10 अपॉन ln 2। अच्छा ln का रेशियो क्या लिख सकते हैं? log का रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं? ln 10 होता है 2.303 log 10, ln 2 है 2.303 log 2, तो ln का रेशियो log का रेशियो लिख लेंगे। t½ हमारे पास आ गया है 50 मिनट, ये हो गया log 10 अपॉन log 2, log 10 होता है 1, तो ये 50 अपॉन log 2 का वैल्यू है 0.3, 50 अपॉन 0.3 या 500/3। अब 500/3 कोई ऑप्शन है? देखते हैं और आगे। तो हमें ये नजर आ रहा है 166.66 मिनट, ठीक है, 166.66 मिनट, तो ये आ रहा है पूरा टाइम। अच्छा वैसे ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है 90% में कितना टाइम लगता है हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़े याद रखेंगे तो तुरंत क्वेश्चन बना सकते हैं, इतना ही कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे एक तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट बता भी देता हूँ। इस तरीके से जैसे देखो t.75 का टाइम 2t½ लगता है, 90% का टाइम 10/3t½ लगता है, 99% का टाइम 20/3t½ लगता है, और 99.9% का टाइम 30/3t½ लगता है, मतलब 10t½ लगता है। अप्रॉक्स है ये, बिकॉज इसमें हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो log 2 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.3 लेते हुए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कई जगह यूज़ में आते रहेंगे, बहुत ही शॉर्ट में आप कैलकुलेशन करते चले जाओगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन तो भाई देख लिया हमने। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा चेक करते हैं कि क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन का है वो स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है कि ये एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट हमें गिवन है। अच्छा रेट कांस्टेंट गिवन है तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, और 2 मोल ए के 12.5 लीटर के वेसल में दिए गए, और रिएक्शन को हम कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, टेम्परेचर पे तो कंसंट्रेशन बी का पूछा है आफ्टर 100 मिनट। अब भाई कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करा रहे हो
तो तुम्हें पता है कि वॉल्यूम और मोल तो वेरी करेंगे ना प्रोपोर्शनली, तो ऐसे में हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते, मोल की फॉर्म में ही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें वॉल्यूम वेरिएबल है, सो कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे। तो देखो रिएक्शन दी है ए गैस से 3B गैस प्लस 2C गैस, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का 1.386 इंटू 10⁻⁻² दिया है। जरा आइडिया लगाएं हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ ln2/k होता है 0.693 अपॉन k। तो अगर ये चीज देखेंगे तो ये लगभग आ रहा है 50 मिनट। भाई ये ऊपर चला जाएगा 100 तो 69.3 बन जाएगा। यार देखो 6.693 होता है, मतलब ये कट करोगे तो इसका डबल है, मतलब 2 × 0.693 आ जाएगा इसके बराबर, तो ये 100/2 बनेगा, मतलब 50 मिनट। तो एक डेटा तो हमें दिख रहा है कि हाफ लाइफ रिएक्शन की 50 मिनट है। तो देखो t = 0 पर 2 मोल ए से रिएक्शन स्टार्ट की गई है और तुम्हें बोल रहे हैं कि 100 मिनट के बाद बताओ भाई बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अगर हम t = 100 मिनट चेक करें तो ये 2t½ है कि नहीं, और 2t½ में अभी बताया था कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और 75% कंप्लीट होगी, इसका मतलब इसमें से 1.5 मोल रिएक्ट कर चुके होंगे। अच्छा 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा तो इसका 3 बनेगा, इसका 2 बनेगा, और अगर 1.5 मोल इसका रिएक्ट किया है तो B का कितना बनेगा 3 × 1.5, और C का कितना मोल बनेगा 2 × 1.5 मोल। तो इस तरीके से B और C के मोल्स हमें नजर आएंगे t = 100 मिनट पे। अब हमें ऑलरेडी पता है PV = nRT से कि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कराई जा रही है, गैस फेज रिएक्शन है, सारे कंपोनेंट गैस हैं, तो वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हमने ऐसे में गलती की कि कंसंट्रेशन ऑफ B लिख दिया कि भाई B के मोल हैं इतने, अपॉन वेसल का वॉल्यूम था 12.5 लीटर, इतनी मोलरिटी B की आएगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा तुरंत ही, बिकॉज वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल है और रिएक्शन में मोल्स वेरी कर गए तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा, अब उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो हमें वॉल्यूम की नई वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा वॉल्यूम की अगर नई वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि वॉल्यूम अगर प्रोपोर्शनल टू मोल है तो V1/V2 N1/N2 रख सकते हैं। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम तो 12.5 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है। इनिशियल मोल 2 थे, जरा चेक करो फाइनल मोल कितने, फाइनल ये सारे मोल जोड़ो कितने आ रहे हैं, तो ये सारे मोल आ रहे हैं मिला के एन टोटल, भाई ये हो गया 0.5, B का हो गया 4.5, इसका हो गया 3, तो ये टोटल 8 मोल्स आ रहे हैं देखो, और 8 मोल्स आ रहे हैं अगर, तो फाइनल मोल्स 8 है। तो अगर यहाँ से वॉल्यूम चेक करें फाइनली तो V2 की वैल्यू 50 लीटर आ रही है, 50 लीटर। अब फाइनल वॉल्यूम अगर आ गया B तो हम B की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। भाई B की कंसंट्रेशन अगर निकालें तो B के मोल 3 × 1.5 थे अपॉन वॉल्यूम 50, तो ये B की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब B की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो अगर हम सॉल्व करें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, 5 से कट कर रहे हैं तो ये तो है 10, ये है 0.3, तो ये 0.9/10 आ रहा है, मतलब 0.09 मोलर। तो फाइनल वैल्यू B की कंसंट्रेशन की हमें मिल रही कितनी 0.09 मोलर। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं।
तो देखो ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं कि 0.04, 0.36 और अपने काम का ऑप्शन 0.09। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्योंकि वॉल्यूम वेरी कर रहा है इसलिए हम डायरेक्ट सेम वॉल्यूम लेके कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, हमें नया फाइनल वॉल्यूम चाहिए। साथ में एक चीज और देखो कि रिएक्शन जनरली तो तुम मोलरिटी की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हो, बट इस केस में नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज वॉल्यूम वेरी कर रहा है, इसलिए हमें रिएक्शन मोल की फॉर्म में ही सॉल्व करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, गलती करने के पूरे पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना है हमें। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, हमें करेक्ट मैचिंग करानी है। हो सकता है सिंगल हो सकता है मल्टीपल हो, जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें चेक करनी पड़ेंगी इसमें। तो रिएक्शन हमें ए से 2b दी है, ऑर्डर वगैरह नहीं पता। पहला ऑप्शन दिया है dB/dt वर्सेस -dA/dt, क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा अगर हम nth ऑर्डर मान लें तो हम रेट लॉ क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के A⁴n, जनरल हम बात कर रहे हैं, लिखेंगे। अब इसमें तुम देखो R की वैल्यू तुम लिख सकते हो -dA/dt और इसी R की वैल्यू लिख सकते हो हाफ dB/dt, लिख सकते हो। तो पहला ग्राफ चाहिए dB/dt वर्सेस -dA/dt। तो तुम देखो कि dB/dt को लेफ्ट में लेते हैं, ये आ रहा है 2 टाइम्स -dA/dt और 2 टाइम्स -dA/dt, इसका मतलब y इक्वल टू 2x टाइप का ग्राफ ये तुम्हें दिख रहा है। और y इक्वल टू 2x टाइप का अगर ग्राफ दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भाई किस केस में दिख रही है, देखो एक ही दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ए के लिए वो कौन सा है, एस, ठीक है ना। दूसरा ए वर्सेस टी पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। भाई अगर रिएक्शन में एन की वैल्यू है 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ए मतलब टाइम टी पर कंसंट्रेशन, तो हमको ऑलरेडी पता है कि AT A0 e⁻ KT होता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन टाइम के साथ फर्स्ट ऑर्डर के केस में कैसे जाती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है तो कोई दिख रहा है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता हुआ ग्राफ, तो भाई ये वाला ग्राफ हमें दिख रहा है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता हुआ। तो बी का मैचिंग करेक्ट किससे होगा, आर के साथ। इसी तरह सी वाला है बी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा बी वर्सेस टी, तो बी क्या है, प्रोडक्ट है, जरा हमें चेक करना पड़ेगा। तो तुम एक चीज देखो कि रिएक्शन ए से 2b थी, अगर t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन इसकी थी A0, t इक्वल टू 0 पर अगर कंसंट्रेशन थी A0 और टाइम t पर इसमें से x रिएक्ट कर गया तो ये बनेगा 2x। तो हमें 2x का वेरिएशन चाहिए टाइम के साथ। अब तुम्हें एक चीज और पता है कि AT इक्वल टू A0 e⁻ KT होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं उसको उधर। तो x की वैल्यू आ रही है A0 1 e⁻ KT। x कितना आएगा, A0 1 - e⁻ और b की कंसंट्रेशन कितनी है 2x, मतलब 2A0 1 - e⁻ तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ अगर देखो एक्सपोनेंशियल तो है बट बढ़ता हुआ, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वैल्यू किसके बराबर b की कंसंट्रेशन की हो जाएगी, 2A0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो ये वाला एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ ग्राफ तो हमें एक ही नजर आ रहा है p वाले केस में,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी। और लास्ट है ए वर्सेस टी फॉर जीरो ऑर्डर। तो अगर भाई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो आर इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो बनेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दो, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसे लिख लो, माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अब हमें क्या चाहिए वो देखते हैं जरा। हमें इसमें कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम पूछा गया है, तो कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम पूछा गया है, तो ये कंसंट्रेशन ए ही तो है टाइम के साथ, कंसंट्रेशन ए तो है टाइम के साथ, तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन इस तरह की आ रही है। तो देखो भाई ढूंढो कोई ग्राफ ऐसा है डी के लिए, तो हमें दिख जाएगा कि डी के लिए एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, तो इसका मैचिंग किससे हो जाएगा? डी से। तो इस तरीके से जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर की हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म पता है, कंसंट्रेशन का वेरिएशन पता है, तो हम रिक्वायर्ड ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं वन बाय वन कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आम हैं, काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो तुम सिस्टमैटिक मतलब हर चीज़ तुमको पता हो कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड पार्ट है। क्लियर? सो बच्चों स्क्रीन पर ये जो मैच द कॉलम दिख रहा है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है, और इसको हमें वन बाय वन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दी है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अगर देखोगे तो ये इंफॉर्मेशन ही है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और दूसरा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एक रिएक्शन है ये। ठीक है? अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्डर ये फॉलो करती है तो रिएक्शन क्या कभी कंप्लीट होगी? कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर से नीचे वाले ऑर्डर की रिएक्शन अगर है ए टू प्रोडक्ट टाइप, तो ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाएगी फाइनाइट टाइम में, बट फर्स्ट ऑर्डर या उससे ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो इसका एक तो करेक्ट बैठ रहा है पी, और दूसरा ये स्यूडो ऑर्डर है तो क्यू भी, तो पी क्यू तो करेक्ट है। अब इसके बाद अगर देखोगे तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करती है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, और टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो एस ऑप्शन हमें इस टाइप का और दिया है। ठीक है ना? आर तो गलती हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो जीरो वाला ऑप्शन गलत है। तो ये एक अगर देखें तो बेस्ट मैचिंग जो हो रही दैट इज पी क्यू एस। अब सेकेंड अगर चेक किया जाए बी भी इसी तरह से, तो देखो बी में बोल रहे हैं सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। अब ये जो सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर है ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर जो है दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसका कि रेट लॉ ऐसे होता है आर इक्वल टू के इंटू एस्टर इंटू OH आयन बेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर तुम्हें पता है कि एसिड की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है काइनेटिक्स, एंड बेस की प्रेजेंस में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो रिएक्शन तो सेपोनिफिकेशन कैसी है? सेकेंड ऑर्डर। अब लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, ये बोल रहे हैं सेपोनिफिकेशन ऑफ रिएक्शन विद 1 मोलर NaOH। 1 मोलर NaOH का मतलब यह हुआ कि हमने OH आयन कंसंट्रेशन बेस की कंसंट्रेशन क्या मान ली? कांस्टेंट।
हमें इस 1 मोलर के रिस्पेक्ट में अब चेक करना है कि क्या है पूरा माजरा। तो हमें OH आयन की कंसंट्रेशन क्या दिख रही है इस केस में, कांस्टेंट। तो हमने ये तो फिक्स कर रखी है। अब अगर ये फिक्स कर दी तो रिएक्शन कैसी दिखेगी, रिएक्शन ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर दिखेगी भाई। रिएक्शन हमें कैसी नजर आएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगी इस केस में। अच्छा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगी तो क्यू ऑप्शन तो हमें दिख ही रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो भाई 100% कभी कंप्लीट होगी कि नहीं, नहीं कंप्लीट होगी। और जीरो ऑर्डर तो गलती हो गया। कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसी चलेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी तो इसका एस भी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब बी का भी PQS बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ध्यान देना, इसमें मामला अटक सकता है। इस तरीके से अगर लिखा है विद 1 मोलर ऑफ NaOH, इसका मतलब हम 1 मोलर रखते हुए चेक कर रहे हैं रिएक्शन जा कैसे रही है। ये नहीं होता तो हम सीधा सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं और सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से ऑप्शन टिक कर देते। अच्छा भाई, तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड। अब ये क्या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, डिकम्पोजिशन HI का गोल्ड पर, ठीक है ना। तो बिना इंफॉर्मेशन के इस तरह का नहीं बता पाओगे आप। तो एक जनरल स्टेटमेंट याद रखो कि जो गैसेस का डिकम्पोजिशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जनरली ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और जीरो ऑर्डर का एक ही ऑप्शन है R, बाकी 3 ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसका बेस्ट मैचिंग है R। तो ये ध्यान भी रखो, जनरल स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस जनरली फॉलो जीरो ऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। गैस का जो सरफेस पे डिकम्पोजिशन होता है कैटलिस्ट की, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब अच्छा, डी में रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। तो बच्चों आपको पता है ऑलरेडी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। मतलब अगर हम लिमिटेड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम लेंगे तब तो प्रोसेस पूरी तरीके से रैंडम चलता है, कोई काइनेटिक्स फॉलो नहीं होती क्योंकि रैंडम होता है। लेकिन अगर बल्क में लेते हैं पार्टिकल तो उस केस में ये फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे पॉइंट लगेंगे इस पे। अब फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे पॉइंट लगेंगे तो जरा चेक करते हैं क्या क्या है। पहला तो 100% कंप्लीट नहीं होगी, तो भाई ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का पॉइंट लगेगा तो हमें P ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये है ही नहीं, जीरो ऑर्डर भी नहीं है। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हम बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी। देखो, रेडियो एक्टिव एटम अगर मान लो लिमिटेड लिए, मान लो 4 एटम लिए, तो 4 में पहला 10 मिनट में डिकम्पोज हुआ, तो जो ही नहीं कि दूसरा भी अगले 10 मिनट में डिकम्पोज हो सकता है अगले 10 मिनट में सारे ही डिकम्पोज हो जाएं, हो सकता है एक भी डिकम्पोज ना हो अगले 1 आवर तक। तो प्रोसेस डिकम्पोजिशन का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रैंडम होता है, लेकिन ये रैंडमाइजेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है जब हम बात करते हैं बल्क में। तो बल्क में ये हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रोसेस नजर आता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है उसके हिसाब से वो टिक कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबली S एंड P। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि अगर अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम गड़बड़ कर सकते हैं कई जगह, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के बारे में नहीं पता, सेपोनिफिकेशन का आइडिया नहीं है, रेडियो एक्टिविटी का आइडिया नहीं है, या ये डिकम्पोजिशन ऑफ HI का आइडिया नहीं, तो हम नहीं बता सकते। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है टॉपिक्स पढ़ाते समय, तो उनको ध्यान रखें। कई बार ऐसे इंफॉर्मेटिव यूज हो जाते हैं मैथ्स द कॉलम या कुछ भी क्वेश्चन, तो वहाँ हम वो इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भी एक जरूरी पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये आपको मैथ्स द कॉलम क्लियर है कि किस तरीके से हम पॉसिबल मैचिंग करा सकते हैं। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ये जो मैथ्स द कॉलम दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें भी अगर देखें तो हमें 1 बाय 1 चेक करके उसके हिसाब से पॉसिबली ग्राफ कैसा जाएगा
उस पर बात करनी है। तो एक एक करके चेक करते हैं। रिएक्शन जो दी है वो A2 प्रोडक्ट टाइप दी है, इसका मतलब जो भी हम चेकिंग करेंगे वो इस तरह की रिएक्शन के लिए ही बात हो रही है। पहला दिया है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए देखें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए R इक्वल टू के ए स्क्वायर नहीं होगा, और R इक्वल टू के ए स्क्वायर होगा तो R वर्सेस A पर बात की जा रही है। और ये तो ग्राफ कैसा हो रहा है, पैराबोलिक हो रहा है। अब पैराबोलिक हो रहा है तो पॉसिबल ऑप्शन चेक करें। पहला है नॉन लीनियर, तो भाई पैराबोलिक ग्राफ है तो ऑब्वियसली नॉन लीनियर तो होगा। दूसरा पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप लीनियर। भाई इस ग्राफ में अगर देखो तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा तो नहीं है ना, टी इक्वल टू मतलब जीरो पे अगर हम बात करें कंसंट्रेशन पे इनिशियली तो वो स्लोप थोड़ा सा अलग है। तो बेस्ट तो इसका मैचिंग क्या है, पी। क्लियर, जीरो स्लोप लीनियर वगैरह तो गलत हो ही गया। दूसरा है हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर है तो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, याद होगा हाफ लाइफ का रिजल्ट 1/k/A0 आता है कि नहीं। तो अगर हाफ लाइफ को A0 इनिशियल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन के साथ हम ड्रॉ करें तो हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा कि नहीं। तो इस तरह का ग्राफ हमें ये दिखेगा, और इस तरह का ग्राफ दिखेगा तो इस ग्राफ में है तो ये भी नॉन लीनियर। पॉजिटिव स्लोप का कोई मतलब नहीं कि अगर देखें तो कुछ पार्ट में स्लोप जीरो है बाकी नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, तो एक ही मैचिंग हो रही, करेक्ट, पी। मतलब दो की मैचिंग सेम हो गई, पी पी। अब तीसरे में रेट वर्सेस 1/80 पूछा है फॉर जीरो ऑर्डर। अच्छा भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट तो कांस्टेंट होता है ना, और रेट कांस्टेंट है अगर तो R की वैल्यू K के बराबर है। अब इसको चाहें कंसंट्रेशन 80 के साथ ड्रॉ करें या 1/80 के साथ ड्रॉ करें, फर्क पड़ेगा क्या। ये तो क्या हमेशा कांस्टेंट ही चलेगा क्योंकि रेट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अगर इसमें हम देखें पॉसिबल ऑप्शन तो नॉन लीनियर गलत, पॉजिटिव स्लोप गलत, जीरो स्लोप सही और लीनियर सही। जीरो स्लोप सही है और लीनियर सही है इस केस में। ठीक है ना, रेट वर्सेस 1/80 फॉर जीरो ऑर्डर। तो इसके भाई दो पॉसिबल मैचिंग हो रहे हैं, R एंड S। और चौथा लॉग R वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो लॉग रेट वर्सेस टाइम अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहिए तो जरा देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में अपने पास इंटीग्रेटेड रिजल्ट क्या था, KT इक्वल टू ln A0/80। तो तुम याद करो कि ln A0/80 को हम ln R0/RT भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रेट का रेशियो कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर है फर्स्ट ऑर्डर में। तो ये हमें इक्वेशन ऐसे दिखेगी, ln RT इक्वल टू -KT प्लस ln R0, या लॉग की फॉर्म में देखें तो log RT इक्वल टू -K/2.303T प्लस log R0। सही है भाई, तो ये दिख रहा है। ये अगर देखो तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की फॉर्म है जहां स्लोप नेगेटिव और इसकी वैल्यू -k/2.303 आ रही है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो log R वर्सेस T फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन थी कि नहीं। तो अगर इसको ड्रॉ करोगे
तो ये इस टाइप से दिखेगा। इंटरसेप्ट हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं। इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, हम पॉजिटिव मान रहे हैं, मतलब नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है ग्राफ। तो देखें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लीनियर वाला ही करेक्ट है, नेगेटिव स्लोप कहीं दिया नहीं है, तो इसका बेस्ट मैचिंग जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये वाला एस। तो ये बेस्ट मैचिंग है इसका। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमें सारे अगर देखें तो जो पॉसिबल दिए गए ABCD उसके करस्पॉन्डिंग ये पॉसिबल बेस्ट मैचिंग है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 जो पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि बिहेवियर पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, उससे ग्राफिकली कैसे वेरी करेगी, कंसंट्रेशन हो या रेट हो, तभी हम ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्लियर है बच्चों।